स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेसी स्वयंसेवकों के लिए उन्होंने आचरण के नियम बताते हुए कहा कि किसी सत्याग्रही के मन में शत्रु के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। उसे अपने ऊपर किए जाने वाले हमले का जवाब हमले से नहीं देना है और न किसी भयवश मारपीट को सहन करना है। सत्याग्रही का नैतिक बल इतना ऊंचा होना चाहिए कि वह मारपीट या अपमान को साहस और गर्मा के साथ सहन करे। सत्याग्रही का लक्ष्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करना होना चाहिए। संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने वाले नेता द्वारा अपने अनुयायियों पर इस प्रकार का नैतिक अनुशासन लागू करने की घटना इतिहास में बेजोड़ है। स्मरण रहे कि गांधी जी मात्र एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे, उससे भी बढ़कर वह एक आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी ही कह सकते थे कि कभी कभी प्रेम की मांग होती है कि सविनय अवज्ञा की जाए। आत्मा को नष्ट कर देने वाली हिंसा की गर्मी से बचने का एकमात्र उपाय सविनय अवज्ञा ही होता है। गांधी जी के साथियों को शायद ऐसा लगता रहा हो कि जिस राजनीतिक लक्ष्य के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ गांधी जी की राजनीतिक रणनीति का मेल नहीं बैठता। एक राजनीतिक नेता का यह संतों जैसा रवैया देखकर कभी कभी कुछ कांग्रेसी लोग दबी जबान से उनकी खिल्ली भी उड़ाते थे। इस लेखक और युगांतर पार्टी के उसके साथियों के मन में गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं थी। अगस्त 1938 तक उन्हें ऐसा लगता रहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी घोषणा की कि भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरी पार्टी या मंच नहीं होना चाहिए। द्वितीय महायुद्ध के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में संदेह रखने वालों का संदेह दूर हो गया। गांधी जी की बहुत सी बातें उनके प्रमुख सहयोगियों को भी पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने भी लेखक के मामले यह स्वीकार किया। नेहरू जी के शब्द थे, गांधी जी के अंदर भारतीय जनता के मन को पढ़ सकने की अलौकिक क्षमता है। भारत की जनता को केवल वह आंदोलित कर सकते हैं, हम उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते। भले ही हम उनकी बहुत सी बातों को पसंद ना करते हों। यहाँ इसी संदर्भ में एक और बात बता दें। 1930 प्रथम 3.5 महीनों के दौरान गांधी जी ने अनेक वक्तव्य दिए, बहुत से लेख लिखे और अपनी प्रार्थना सभाओं में हजारों आदमियों को संबोधित किया। उसमें उन्होंने सत्याग्रहियों के नैतिक गुणों और अनुशासन पर तो जोर दिया ही, साथ ही आर्थिक मसलों को भी पूरा महत्व दिया। कमर तोड़ लगान, नमक कर
खर्चीला प्रशासन तंत्र, राज्य संरक्षण में किया जाने वाला ब्रिटिश माल का आयात और भारत के गांवों में रहने वाली करोड़ों जनता के दुखों की चर्चा करते हुए वह भारत को आज़ाद कराने की जरूरत बताते थे। महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ा और तात्कालिक प्रश्न है राहत कार्य को संगठित करने का। इस संकट का सामना करने के लिए हम धन और सामग्री के रूप में सभी तरह के साधन जुटाते रहे हैं और जुटा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में राहत कार्यों में 48 लाख लोग लगे हैं। ये कार्य जिस पैमाने पर किए जा रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कठिनाइयाँ वास्तव में बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यह पहला मौका है कि सरकार को सहायता का इतना बड़ा काम हाथ में लेना पड़ा है। लगभग 90,000 विभिन्न राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कठिनाई जल आपूर्ति के अभाव की है, जिसे दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। कुएं खोदने, रिंग्स के उत्पादन और पानी को जगह जगह पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था के वास्ते ऋणों और अनुदान के विशाल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पशुओं से भी संबंधित मुश्किलें भी हैं। सहायता शिविर खोले गए हैं। वनों से चारा जगह जगह पहुंचाने के लिए सरकारी सहायता या कर्जे की व्यवस्था की गई है। हम चारे की नई किस्मों की खोज का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसा गन्ने का ऊपरी हिस्सा है। ऐसी ही अन्य चीजें भी हो सकती हैं। 14 अरब 45 करोड़ रुपए की राशि इन कार्यों के लिए दी गई है। मुझे खेद है कि कभी कभी यह बताने की कोशिश की जाती है कि हम एक राज्य की अपेक्षा दूसरे के साथ पक्षपात दिखाते हैं। हमें सभी हिस्सों की कठिनाइयों पर चिंता है, चाहे वे भारत के किसी भी भाग में क्यों ना हों, और हम सच्चाई से यह कोशिश करते हैं कि उपलब्ध साधनों के आधार पर सभी को समान रूप से सहायता मिले। एक माननीय सदस्य का यह कहना था कि हमारे यहाँ हमेशा ही सूखा पड़ता रहता है। मुझे कहने की अनुमति दें कि इस प्रकार के आम वक्तव्य स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर और अति सरलीकरण के साथ पेश किए जाते हैं, जबकि हमारे सामने बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित है। आपको हमारी डिक्टेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।